ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 252। ईशा पटेल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो। एक क्रोधित बुजुर्ग, जिसकी उम्र 60 के आसपास थी, अंदर आया और जोर से ईशा पटेल से सवाल किया। यह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद टेक ग्रुप का महाप्रबंधक जगत फाली था। ईशा पटेल, तुम बस अभी कंपनी में आए हो और तुम मुझे निकालना चाहती हो। एक बुजुर्ग जिसने वर्षों तक इस कंपनी के लिए कड़ी मेहनत की है। क्या तुम्हें इंसानियत की कोई परवाह नहीं है? जैसे ही वह आया, जगत फाली नैतिक ऊंचाई पर खड़ा हो गया और ईशा पटेल को डांटने लगा। आवाज़ सुनते ही हैदराबाद टेक ग्रुप के कई सदस्य तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जब मैं इस कंपनी के लिए खून पसीना बहा रहा था, तब तुम कहाँ थीं? मैंने इस कंपनी के लिए कड़ी मेहनत की और दिन रात काम किया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए और अब तुम मुझे निकाल रही हो। तुम बहुत निर्दयी हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कंपनी के अन्य लोग तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होंगे? जगत फाली जोर से बोला। तुम सब ध्यान से देखो, यही हैदराबाद टेक ग्रुप का हश्र है। मैंने इस कंपनी के लिए दशकों तक मेहनत की और अब जब मैं रिटायर होने वाला हूं तो ये मुझे निकाल रहे हैं। जगत फाली ने तमाशबीनों की ओर देखा और मामले को और बड़ा करने की कोशिश की। अगर यह सच में वही है जो महाप्रबंधक जगत कह रहे हैं तो यह वाकई दुखद है। ये तो एहसान फरामोशी हुई, बहुत दुख की बात है। ऐसी कंपनी में रुकने का क्या फ़ायदा? कोई गारंटी नहीं कि हम अगले महाप्रबंधक जगत नहीं होंगे। डॉट 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 डॉट। जगत फाली की बात सुनकर कई तमाशबीनों ने चर्चा शुरू कर दी। महाप्रबंधक जगत, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने क्या किया है। मैंने आप पर मुकदमा नहीं किया, ये सोचकर कि आप कंपनी के वरिष्ठ सदस्य हैं और आपने इसके लिए काफ़ी योगदान दिया है। ईशा पटेल खड़ी हुई और जगत फाली का सामना किया। मैंने क्या किया? जगत फाली किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। देखो, यही हैदराबाद टेक ग्रुप है, जितना जल्दी हो सके इस्तीफा दो। जगत फाली ने तमाशबीनों की ओर देखा और उन्हें भी इस्तीफा देने के लिए उकसाने लगा। चारों तरफ चर्चा और तेज हो गई। स्थिति बिगड़ती देख ईशा पटेल ने सीधा एक रिकॉर्डिंग चला दी। ये वही बातचीत थी जो अभी कुछ देर पहले ईशा पटेल और विशाल वर्मा के बीच हुई थी। असल में ईशा पटेल ने जगत फाली पर पलटवार कर दिया था। रिकॉर्डिंग सुनते ही जगत फाली का चेहरा जर्द पड़ गया और उसके होंठ तक कांपने लगे। उसे लगा था कि ईशा पटेल ने अभी कंपनी में कदम रखा है और वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। तो ये सच्चाई है, अगर तुम बाहरी लोगों से मिलीभगत कर रहे हो तो तुम्हें निकाल देना ही सही है। मुझे लगता है कि प्रबंधक ईशा ने सही फैसला लिया है। वे सभी लोग जो अब तक जगत फाली की बातों में आ गए थे, अब सच्चाई समझ गए और तुरंत ईशा पटेल का समर्थन करने लगे। महाप्रबंधक जगत, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? ईशा पटेल ने पलटवार किया। हाँ, ये तो बस एक फर्जी रिकॉर्डिंग है। कौन जाने ये सच है या झूठ? जगत फाली ने अनिच्छा से कहा और फिर धमकी देने लगा। ईशा पटेल, मैं कंपनी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों को संभालता हूँ। अगर तुमने मुझे निकाला तो मैं अपनी खुद की कंपनी खोल लूँगा और इन सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों को अपने साथ ले जाऊँगा। तब तुम्हारा हैदराबाद टेक ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये जगत फाली का आखिरी दांव था। ईशा पटेल वहीं खड़ी थी, गुस्से से कांप रही थी, लेकिन इस स्थिति का जवाब तुरंत नहीं दे पा रही थी। हैदराबाद टेक ग्रुप पहले से ही गिरावट में था और उसके पास कुछ ही बड़े ग्राहक बचे थे। अगर जगत फाली ने सच में उन ग्राहकों को छीन लिया तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा झटका होगा। तभी एक प्रभावशाली आवाज़ गूंजी। वे लोग भी हैदराबाद टेक ग्रुप के बड़े ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये देखो कि तुम्हारा भविष्य कितना बचा है। हर कोई आश्चर्य से उस ओर देखने लगा और अर्जुन कपूर तेजी से चलता हुआ सामने आया। उसने ईशा पटेल के पास खड़े होकर जगत फाली को सीधी चुनौती दी। मेरे पास एक शीर्ष कानूनी फर्म है। जब समय आएगा तो मैं उन सभी को इस मामले में घसीट लूंगा और तुम्हें रिटायरमेंट देखभाल में भेज दूंगा। अर्जुन कपूर ने जोड़ा। तुम? जगत फाली अत्यधिक क्रोधित था। अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। कहते हुए जगत फाली गुस्से में घूमकर चला गया। ठीक है, अब सब लोग यहाँ से चले जाओ। ईशा पटेल की महिला सहायक ने तमाशबीनों को हटा दिया और ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। भले ही हम उस पर मुकदमा करें, ये समय लेगा और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर वह सच में हमारे बड़े ग्राहकों को टारगेट करने लगे तो ये कभी भी हो सकता है। हैदराबाद टेक ग्रुप को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।
ईशा पटेल ने चिंतित होकर कहा। नहीं, मुझे पहले उन महत्वपूर्ण ग्राहकों को स्थिर करके खुद को मजबूत करना होगा। ईशा पटेल ने दिमाग दौड़ाया और अपना निर्णय लिया। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी और एक नया कार्य प्रकट हुआ। टास्क जारी। अस्थायी कार्य। ईशा पटेल को महत्वपूर्ण ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करें और उन्हें हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग जारी रखने के लिए राजी करें। कार्य पुरस्कार। कियानशिंग नीलामी कंपनी के 20% शेयर और कंपनी का अध्यक्ष पद। कार्य पुरस्कार 144 अनुभव अंक। कियानशिंग नीलामी कंपनी के शेयर। अर्जुन कपूर ने हल्के से बुदबुदाया। पहले ईशा पटेल की मां ने बताया था कि पटेल परिवार के बुजुर्ग को नीलामी में विशेष रुचि थी। अब अगर अर्जुन कपूर को ये 20% शेयर मिल जाते हैं तो वह कियानशिंग नीलामी कंपनी का अध्यक्ष बन जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अर्जुन कपूर ने कहा। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। ईशा पटेल को महसूस हुआ कि उसने सही व्यक्ति चुना है। सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक येहुई ग्रुप का मालिक है। हमें पहले उसी से निपटना होगा। इसके बाद उन्होंने एक ड्राइवर बुलाया और ईशा पटेल और अर्जुन कपूर सीधे येहुई ग्रुप की ओर निकल पड़े। अध्याय 253। रास्ते में अर्जुन कपूर ने पहले अपनी यूएशिंग लॉ फर्म के लोगों से संपर्क किया और उन्हें जगत फाली पर मुकदमा दायर करने की तैयारी करने के लिए कहा। अभी अभी ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को पूरी घटना बता दी थी। ईशा पटेल ने जगत फाली को सम्मान दिया था क्योंकि उसने कंपनी के लिए वर्षों तक काम किया था, इसलिए उसने सिर्फ उसे कंपनी से बर्खास्त किया था। लेकिन अर्जुन कपूर ऐसे व्यक्ति को आसानी से नहीं छोड़ सकता था जिसने शर्म छोड़कर ईशा पटेल को धमकी तक दे डाली थी। 2 मिनट बाद अर्जुन कपूर और ईशा पटेल येहुई ग्रुप के मुख्यालय पहुंचे। दोनों सीधे छठी मंजिल पर येहुई ग्रुप के अध्यक्ष विनय कुमार के कार्यालय की ओर बढ़े। लेकिन वहां पहुंचते ही विनय कुमार की सचिव ने उन्हें दरवाजे पर रोक दिया। ईशा पटेल ने अपनी मुलाकात का कारण समझाया। ठीक है अध्यक्ष ईशा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अंदर जाकर सूचना देती हूँ। इसके बाद महिला सचिव कार्यालय के अंदर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अर्जुन कपूर ने अंदर झांका और देखा कि वहां कोई मेहमान था। लेकिन ये कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी, यानी कि यह जगत फाली नहीं था। 1-2 मिनट बाद येहुई ग्रुप के अध्यक्ष विनय कुमार कार्यालय से बाहर आए। तो आप हैं अध्यक्ष ईशा, हैदराबाद टेक ग्रुप की नई अध्यक्ष। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि आपने हैदराबाद टेक ग्रुप का प्रभार लिया है, लेकिन अभी तक आपसे मिलने का समय नहीं मिला। विनय कुमार काफी विनम्रता से मिले। मुझे जानकर खुशी हुई, लेकिन आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आए हैं? कुछ औपचारिक बातचीत के बाद विनय कुमार सीधे मुद्दे पर आ गए। बात यह है कि अध्यक्ष विनय, हमारे दोनों समूहों के बीच का सहयोग हमेशा बहुत अच्छा रहा है। फिलहाल हमारी कंपनी में कुछ आंतरिक समस्याएं चल रही हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनका असर हमारे सहयोग पर पड़े। हम हैदराबाद टेक ग्रुप की ओर से आपके साथ दीर्घकालिक सहयोग जारी रखना चाहते हैं। ईशा पटेल ने कहा, किसी भी कंपनी में समस्याएं आ सकती हैं, ये स्वाभाविक है। हमारा हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग बहुत अच्छा रहा है और यह निश्चित रूप से प्रभावित नहीं होगा। विनय कुमार वादा करने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक कठोर आवाज आई। येहुई ग्रुप अब हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग जारी नहीं रख सकता। सभी ने मुड़कर देखा तो जगत फाली तेजी से अंदर आता दिखा। विनय, तुम भी यहाँ हो? जगत फाली को देखते ही विनय कुमार हैरान रह गए। कैसे हैदराबाद टेक ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण 2 लोग इतनी जल्दी उनके कार्यालय में पहुंच गए? विनय, मैं हैदराबाद टेक ग्रुप का एक अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी था। मैंने अपना पूरा जीवन इस कंपनी के लिए समर्पित कर दिया और अब इस ईशा पटेल ने मुझे निकाल दिया। जैसे ही वह आया, जगत फाली ने अपनी शिकायत शुरू कर दी। ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार बहुत घृणित है। जब अपने ही लोगों को इस तरह से बाहर निकाला जा सकता है तो फिर भागीदारों का क्या हाल होगा? अगर तुमने सहयोग जारी रखा तो तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विनय, तुम हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग खत्म कर दो, जगत फाली ने जोर देकर कहा। क्या जगत, तुम्हें निकाल दिया गया? विनय कुमार यह सुनकर बेहद हैरान रह गए। जगत फाली वर्षों से हैदराबाद टेक ग्रुप के सबसे अनुभवी और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उसे इतनी अचानक निकाल दिया गया। अब ईशा पटेल खुद उससे मिलने आई थी और कह रही थी कि वह सहयोग जारी रखना चाहती है। अब सब कुछ समझ आ गया। अध्यक्ष विनय, जगत फाली को इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि ईशा पटेल ने समझाना चाहा, लेकिन जगत फाली ने फिर से उसे बीच में रोक दिया। कौन से बहाने खोज रही हो? ये बस विरोधियों को हटाने की चाल है। विनय, हम पुराने दोस्त हैं। तुम मेरी सलाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, तुम तुरंत हैदराबाद टेक ग्रुप से सहयोग खत्म कर दो और मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। तब हम एक साथ काम करेंगे और मैं तुम्हारे लिए कीमतें भी कम कर दूंगा। जगत फाली ने विनय कुमार को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी पेशकश कर दी। हाँ, तुम कंपनी खोलने की तैयारी करो और साथ ही अपने मुकदमे की भी। अर्जुन कपूर अब और नहीं रुका और सीधे बोल पड़ा।
क्या इसका क्या मतलब है? जगत फाली अचानक घबरा गया। मैंने तुम्हारे मामले को यूएशिंग लॉ फर्म को सौंप दिया है। अब तुम आपराधिक गबन और अन्य अपराधों के तहत मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहो। अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। हाँ, तुम जितना चाहो बकवास कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास वकील है तो मेरे पास भी हैं। मैं भी हैदराबाद के कई बड़े वकीलों को जानता हूँ। कौन किसे डराता है? जगत फाली ने हठपूर्वक जवाब दिया। तब मैं तुम पर झूठे आरोप लगाने के लिए भी मुकदमा कर दूंगा। बगल में खड़े विनय कुमार अब स्थिति को समझने लगे थे। वह जगत फाली के चरित्र के बारे में पहले से ही जानते थे। विनय, बस तुम हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग खत्म कर दो और भविष्य में मेरी कंपनी से काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कीमतें 1% कम कर दूंगा। जगत फाली ने कहा। कीमत 1% कम करोगे? विनय कुमार की आंखें चमक उठीं। हाँ विनय, हम पुराने दोस्त हैं, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ। जगत फाली ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। विनय कुमार मुस्कुराया। अब फैसला हो चुका था। जगत फाली और ईशा पटेल आपस में लड़ रहे थे और विनय कुमार को इसका लाभ मिल रहा था। ईशा पटेल स्थिति को भांपकर बोली, अध्यक्ष विनय, एक बार सोचिए। जगत फाली की कंपनी अभी स्थापित भी नहीं हुई है। इसका कोई भविष्य नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सोच लिया है। अब विनय कुमार पूरी तरह लाभ में डूब चुके थे। अब जगत फाली ने ईशा पटेल और अर्जुन कपूर की ओर अहंकार से देखा, मानो कह रहा हो, देखा, मुझे निकालने का अंजाम भुगतो। तभी अचानक कार्यालय का दरवाजा खुला और एक आकर्षक 40 वर्षीय महिला अंदर आई। अध्यक्ष विनय, यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अर्जुन कपूर पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह पूरी तरह चौंक गई। अध्याय 254। मिस्टर अर्जुन। वह आकर्षक महिला अर्जुन कपूर को देखकर आश्चर्य में पड़ गई और उत्साहपूर्वक उनका अभिवादन किया। इसके बाद वह उनके पास आए और बेहद आदरपूर्वक उनसे हाथ मिलाया। क्या ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह क्या हो रहा था? विशेष रूप से विनय चौहान अध्यक्ष, ये हुई ग्रुप, जो पूरी तरह से चौंक गए थे। ये सही नहीं है। मैनेजर रेखा इतने सम्मान से ईशा पटेल के साथी से क्यों मिल रही हैं? ये देखकर जगत फाली भी चकित था। अर्जुन कपूर खुद भी थोड़ा भ्रमित थे। उन्होंने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गई। नमस्ते मिस्टर अर्जुन, मैं रेखा मेहरा, रेयान ग्रुप की वरिष्ठ कार्यकारी हूँ। महिला ने खुद को परिचित कराया। असल में वह रेयान ग्रुप की शीर्ष अधिकारियों में से एक थी। मैंने अभी सुबह ही सुना कि मिस्टर अर्जुन ने रेयान ग्रुप के कुछ शेयर खरीद लिए हैं और अब वह कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक और अध्यक्ष बन गए हैं। रेखा मेहरा ने अत्यधिक सम्मानपूर्वक कहा। मैं कल ही आपसे मिलने की योजना बना रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पहले ही आपसे मिलने का अवसर मिल गया। कृपया भविष्य में मेरा ध्यान रखें मिस्टर अर्जुन, मैं आपके हर निर्णय में पूरा सहयोग दूंगी। ये सुनकर विनय चौहान अचानक घबरा गए। ईशा पटेल का साथी असल में रेयान ग्रुप का अध्यक्ष और सबसे बड़ा शेयरधारक निकला। जिस व्यक्ति को उन्होंने नज़रअंदाज किया वही असली ताकतवर निकला। बगल में खड़ा जगत फाली भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ओह, तो आप मैनेजर रेखा हैं। नमस्ते। अब जब अर्जुन कपूर को उनकी पहचान का पता चला तो वह समझ गए कि महिला उनके प्रति इतनी विनम्र क्यों थी। नमस्ते मिस्टर अर्जुन। अब विनय चौहान भी उनके पास आए ताकि वह भी खुद को परिचित करवा सकें। मुझे अच्छा महसूस क्यों होगा जब कुछ लोग मेरी प्रेमिका की कंपनी के साथ सहयोग समाप्त कर रहे हैं, अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। विनय चौहान पूरी तरह असहज हो गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि मिस्टर अर्जुन ईशा पटेल के बॉयफ्रेंड हैं। ये सच में बड़ी समस्या बन गई थी। तुरंत विनय चौहान ने स्थिति को भांप लिया और अपना रुख बदलने का फैसला किया। किसने अध्यक्ष ईशा की कंपनी के साथ सहयोग समाप्त किया? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब उनकी आवाज़ पूरी तरह से बदल गई। अन्य कंपनियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी ये हुई ग्रुप हमेशा हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग जारी रखेगी। चूंकि अध्यक्ष ईशा यहाँ आए हैं तो चलिए हम तुरंत एक 3 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। जो कोई भी अनुबंध तोड़ेगा उसे कई गुना अधिक हर्जाना देना होगा। इस तरह विनय चौहान ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए 3 साल का अनुबंध साइन कर दिया। बगल में खड़े जगत फाली पूरी तरह से निरुत्तर हो गए। विनय, यह क्या हुआ? हमने पहले कुछ और तय किया था। जगत फाली ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विनय चौहान ने उसे सीधे ठुकरा दिया। कौन विनय? महाप्रबंधक जगत, कृपया कार्यस्थल पर मुझे मेरे पद से संबोधित करें, हम परिचित नहीं हैं। अपने पुराने दोस्त द्वारा ठुकराए जाने पर जगत फाली क्रोधित हो गए। बहुत अच्छे विनय चौहान, तुम बहुत बेदिल निकले। बस देखना, मैं हार नहीं मानूंगा। जगत फाली ने क्रोधित होकर ईशा पटेल और अर्जुन कपूर को देखा, खासकर अर्जुन कपूर को, जिससे वह और भी ज्यादा नफरत करने लगे। अगर अर्जुन कपूर नहीं होते तो विनय चौहान उनके साथ सहयोग के लिए तैयार हो जाते। मिस्टर अर्जुन, मिस्टर ईशा, क्या मैंने सही किया?
विनय चौहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर विनय, आप सच में बहुत समझदार व्यक्ति हैं, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद विनय चौहान और ईशा पटेल ने 3 साल का अनुबंध साइन कर लिया। अब बस 2 कंपनियां बची थीं। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल जाने ही वाले थे कि विनय चौहान ने स्वयं प्रस्ताव दिया कि वह दूसरी कंपनी के मालिक को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने सीधे फ़ोन करके समझाया और उस कंपनी ने भी तुरंत ईशा पटेल के साथ नया अनुबंध साइन करने के लिए सहमति दे दी। अब केवल बेसन कंपनी लिमिटेड नामक एक ही ग्राहक बचा था। हमें अब बस बेसन कंपनी लिमिटेड से निपटना है। लेकिन तभी अर्जुन कपूर हल्के से हंसे और बोले, रुको, बेसन कंपनी लिमिटेड? वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही इस मामले को देख लूँगा। इसके बाद अर्जुन कपूर ने बस एक फ़ोन किया, कुछ शब्द कहे और फिर फ़ोन काट दिया। मामला हल हो गया। बेसन कंपनी लिमिटेड निश्चित रूप से हैदराबाद टेक ग्रुप के साथ सहयोग जारी रखेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को देखा। क्या? ईशा पटेल दंग रह गईं। वह अर्जुन कपूर पर पूरी तरह विश्वास करती थीं, लेकिन वह ये जानने के लिए उत्सुक थीं कि उन्होंने ये कैसे किया। ईशा, तुम नहीं जानती, लेकिन बेसन कंपनी लिमिटेड के मालिक का बेटा मेरी वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन का सदस्य है और वह मेरी बहुत इज्जत करता है, अर्जुन कपूर ने सहजता से उत्तर दिया। इस तरह जगत फाली द्वारा लाई गई सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। ईशा पटेल ने राहत की सांस ली और खुशी से अर्जुन कपूर को गाल पर चूमा। अब सारे संकट समाप्त हो चुके थे। शाम को अर्जुन कपूर और ईशा पटेल डिनर के लिए निकलने ही वाले थे कि ईशा को एक चौंकाने वाला कॉल आया। इसके बाद वह तुरंत अर्जुन कपूर को लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ी। अध्याय 255। अर्जुन कपूर शुरुआत में थोड़ा हैरान हुए, क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने ईशा पटेल के फ़ोन पर आखिरी कॉल का नाम देखा, जो दिया पटेल का था, तो उन्हें सब समझ आ गया। दिया पटेल हैदराबाद आ गई थी। पहले जब वह मुंबई में थी, तब दिया पटेल ने कहा था कि वह अपने रिश्तेदारों से संपर्क करके किसी तरह हैदराबाद ट्रांसफ़र होने का इंतज़ाम करवाएगी। दूसरों के लिए ये काम कठिन हो सकता था, लेकिन पटेल परिवार के लिए यह बस एक फ़ोन कॉल की बात थी। और सच में जब वे हवाई अड्डे पहुंचे तो दिया पटेल अपने सूटकेस के साथ बाहर आ रही थी। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल को देखते ही दिया पटेल ने उन्हें एक जोरदार भालू झप्पी दे दी। दीदी, दीदी, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। पापा ने मेरा एडमिशन हैदराबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग में करवा दिया, दिया पटेल ने समझाया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब से तुम मेरे साथ रह सकती हो ताकि तुम्हें अनुशासन में रखा जा सके, ईशा पटेल ने कहा। ईशा पटेल अपनी मां की मदद करना चाहती थी और अपनी शरारती बहन पर नज़र रखना चाहती थी। चलो चलते हैं। अर्जुन कपूर ने कार चलाई और ईशा पटेल और उसकी बहन को लेकर हैदराबाद स्थित ईशा पटेल की विला की ओर रवाना हो गए। यह विला पटेल परिवार के नाम पर था और हैदराबाद टेक ग्रुप की संपत्ति थी। हाँ दीदी, मुझे कल हैदराबाद विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करना है। ये थोड़ा झंझट भरा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रास्ते में दिया पटेल ने निवेदन किया। कल? ईशा पटेल सोच में पड़ गई। अभी उसने बस महत्वपूर्ण ग्राहकों को स्थिर किया था और उसके पास कई चीज़ें संभालने के लिए बाकी थीं। वह सच में कल समय नहीं निकाल सकती थी। मुझे माफ़ करना दिया, लेकिन मैं सच में कल फ्री नहीं हूँ, ईशा पटेल ने माफ़ी मांगते हुए कहा। अपनी बहन के मना करने पर दिया पटेल ने तुरंत अर्जुन कपूर की ओर देखा और झूठ बोलते हुए पूछा, जीजा जी, क्या आपके पास समय है? अर्जुन कपूर बोलने ही वाले थे कि सिस्टम की आवाज़ आई। टास्क जारी, अस्थायी कार्य, दिया पटेल को कल हैदराबाद विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने में सहायता करें। समय सीमा 24 घंटे। इनाम पैटेक फिलिप के 10% शेयर। इनाम 135 अनुभव अंक। वर्तमान में अर्जुन कपूर के पास पैटेक फिलिप के 65% शेयर थे। यदि वह ये कार्य पूरा कर लेते तो वे 75% शेयर के मालिक बन जाते। अब बस 25% शेयर और मिलने पर पैटेक फिलिप पूरी तरह से अर्जुन कपूर के नियंत्रण में आ जाता। अगर ईशा के पास समय नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अर्जुन कपूर ने सहमति दी। वाह जीजा जी, आप कितने अच्छे हैं। दिया पटेल उत्साहित हो गई और उसने अर्जुन कपूर को एक जोरदार गले लगा लिया। तीनों ने साथ में डिनर किया। फिर अर्जुन कपूर ने दोनों बहनों को उनके घर छोड़ दिया और खुद हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल लौट गए। समय जल्दी बीत गया। अगली सुबह अर्जुन कपूर ईशा पटेल की विला पहुंचे, दिया पटेल को लिया और सीधे हैदराबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग की ओर निकल गए। जैसे ही उन्होंने कार पार्क की और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बढ़े, अचानक दूसरी सड़क पर कुछ 18-19 साल की लड़कियों का एक समूह वहां से गुजरा। उनमें से सबसे लंबी लड़की ने अर्जुन कपूर को देखा और चौंक गई। तुम? उसने अर्जुन कपूर को घृणा भरी नज़रों से देखा। तुम कौन हो? दिया पटेल ने सीधे पूछा। मैं रेड्डी परिवार की यामिनी रेड्डी हूँ। लंबी लड़की आगे बढ़ी और अर्जुन कपूर को तिरस्कारपूर्ण नज़रों से देखा। क्या बेशर्म आदमी हो तुम? मेरी कजिन तुमसे शादी करना चाहती थी और तुमने उसे मना कर दिया।
पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। यामिनी रेड्डी का प्रिया रेड्डी से बहुत अच्छा रिश्ता था। वह रेड्डी परिवार की सीधी वंशज थी और खुद को एक कुलीन परिवार का हिस्सा मानती थी। जब उसे पता चला कि प्रिया रेड्डी की शादी अर्जुन कपूर से तय हुई थी तो उसे लगा कि अर्जुन कपूर बहुत भाग्यशाली है। लेकिन बाद में जब उसने सुना कि अर्जुन कपूर ने शादी से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि रेड्डी परिवार को नष्ट करने की धमकी दी तो वह उससे नफरत करने लगी। बेशर्म आदमी, असली बेशर्मी तो तुम्हारे रेड्डी परिवार में है, दिया पटेल ने तुरंत जवाब दिया। शादी से पहले गर्भवती होना तुम्हारे परिवार में ये परंपरा है क्या? दिया पटेल ने व्यंग्य किया। उसे कपूर परिवार, उसकी बहन ईशा पटेल और रेड्डी परिवार की पूरी कहानी पता थी। इसलिए जब उसने अपने पिता से हैदराबाद विश्वविद्यालय में ट्रांसफ़र की बात की थी तो उसने उनसे पूछा था कि क्या वह इस मामले में दखल दे सकते हैं। लेकिन उसके पिता ने कहा कि वह इस बारे में जानते हैं और दिया पटेल को इस मामले में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वह तारांकन जल्द ही हैदराबाद आएंगे और अर्जुन कपूर से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। दिया पटेल ने सीधे यामिनी रेड्डी की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, जिससे वह गुस्से से कांपने लगी। तुम भी अपनी कजिन की तरह शादी से पहले प्रेग्नेंट होना चाहती हो? दिया पटेल ने फिर से तंज कसा। अब यामिनी रेड्डी पूरी तरह से गुस्से में आ गई और उसका चेहरा लाल हो गया। चलो दीदी, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। इसके बाद दिया पटेल ने अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई और पीछे रह गई यामिनी रेड्डी, जो गुस्से से कांप रही थी। एडमिशन प्रक्रिया पूरी करते समय दिया पटेल ने अचानक कहा, ओह जीजा जी, मैं कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना भूल गई। वह अर्जुन कपूर के पास आए और धीरे से बोली, क्या हुआ? अर्जुन कपूर ने पूछा। पहले वादा करो कि तुम इसे गुप्त रखोगे और ऐसे दिखाओगे जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। दिया पटेल ने कहा, ठीक है, वादा करता हूँ। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। मेरी माँ जल्द ही हैदराबाद आ रही हैं और तुमसे मिलेंगी। अर्जुन कपूर अब गंभीर हो गए। ईशा पटेल और उसकी मां से सुनकर वह पहले से जानता था कि उसका भविष्य का ससुर आसानी से निपटने वाला नहीं था। अब वह उससे मिलने आ रहे थे, यह अच्छी बात थी या बुरी? दीदी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान कर रही हूं जो तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण बात बता रही हूं। अगर मैं बाद में तुमसे कोई काम कहूं या तुम्हारे घर खाने के लिए आऊं तो मना मत करना। दिया पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हमेशा से अपनी बहन के हाथ के बने खाने के बारे में सोचती रहती थी। बिल्कुल मना नहीं करूंगा, जो भी खाना चाहोगी बता देना, और अगर कोई नई खबर हो तो मुझे ज़रूर बताना। अर्जुन कपूर ने तुरंत उसकी इस सौदेबाजी को स्वादिष्ट खाने से घूस देकर पक्का कर लिया। लग रहा था कि उसके भविष्य के ससुर दिया पटेल को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देते थे और दिया पटेल भी उतनी ही श्रद्धालु थी। अगर अर्जुन कपूर उसे खुश रखता तो कोई भी नई जानकारी उसे सबसे पहले मिल जाती। पक्का वादा। अर्जुन कपूर की बात सुनकर दिया पटेल हंस पड़ी और तुरंत ही अपने परिवार की गुप्त जानकारी बेच दी। इस तरह दोनों पक्षों के बीच ये समझौता आसानी से तय हो गया। इसके बाद दिया पटेल की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं। उसे एक कक्षा, एक छात्रावास और एक रूम असाइन कर दिया गया। हालांकि दिया पटेल आमतौर पर छात्रावास में नहीं रहती थी और सिर्फ दोपहर के विश्राम के समय वहां कुछ समय बिताती थी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने दिया पटेल का सामान उठाया और उसे छात्रावास भवन नंबर 2 तक पहुंचाने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों छात्रावास भवन नंबर 2 के सामने पहुंचे, अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। अध्याय 256। मैंने अभी देखा कि यामिनी रेड्डी लड़कियों के एक समूह का नेतृत्व कर रही थी जो छात्रावास भवन नंबर 2 के रास्ते को रोक रही थी। चूंकि वह रेड्डी परिवार की सीधी वंशज थी और हैदराबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग छात्र संघ की उपाध्यक्ष थी, इसलिए यामिनी रेड्डी की कला विभाग में कुछ पकड़ थी। इतनी आसानी से अंदर आना संभव नहीं है। अभी अभी दिया पटेल को झटका लगा था। अब यामिनी रेड्डी उसे सबक सिखाने वाली थी और उसे ये दिखाने वाली थी कि यहाँ किसकी सत्ता चलती है। इस बार यामिनी रेड्डी कुल 20 लड़कियों को अपने साथ लाई थी और अर्जुन कपूर और दिया पटेल के सामने खड़ी हो गई, जिससे उन्हें अंदर जाने से रोका जा सके। अगर वे ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करते तो ज़रूर कोई दिक्कत खड़ी हो जाती। अर्जुन कपूर और दिया पटेल, जिन्हें अंदर जाने से रोका गया था और उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, को देखकर यामिनी रेड्डी के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। अब भी इतनी अकड़ दिखा रही हो तुम अभी भी? इससे पहले कि यामिनी रेड्डी अपनी बात पूरी कर पाती, एक और जोरदार आवाज़ गूंजी। यामिनी रेड्डी, ये तुम क्या कर रही हो? दूसरी दिशा से छोटे बालों वाली एक सशक्त लड़की कुछ और लड़कियों के साथ वहां आ गई। इस छोटी बालों वाली लड़की को देखते ही यामिनी रेड्डी के चेहरे पर तनाव आ गया। अध्यक्ष रेखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यामिनी रेड्डी ने घबराहट में पूछा। सामने खड़ी लड़की कला विभाग छात्र संघ की अध्यक्ष थी और वही यामिनी रेड्डी को नियंत्रण में रखती थी। छात्र संघ की उपाध्यक्ष होने के नाते क्या तुम्हें यहाँ ऐसे व्यवहार करना चाहिए? सशक्त लड़की ने सवाल किया। बात करते हुए वह अर्जुन कपूर और दिया पटेल की ओर बढ़ी।
और उन लड़कियों में से एक जिसे अर्जुन कपूर पहले से जानते थे वह थी मधु वर्मा। अध्यक्ष, ये रेखा देशमुख हैं। रेखा बहन। बहन रेखा हमेशा से हमारी वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन से जुड़ने की इच्छा रखती हैं। मधु वर्मा आगे बढ़ी और धीरे से अर्जुन कपूर को परिचय दिया। अभी अभी छात्रावास में मधु वर्मा ने गलती से सुना कि यामिनी रेड्डी दिक्कत खड़ी करने वाली थी और उसने अध्यक्ष को भी निशाना बनाया था। ये सहन नहीं किया जा सकता था, इसलिए वह तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त रेखा देशमुख को बुलाने चली गई, जो छात्र संघ की अध्यक्ष थी। नमस्ते, अर्जुन कपूर ने शिष्टता से अभिवादन किया। नमस्ते अध्यक्ष अर्जुन, रेखा देशमुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर तुम्हें हैदराबाद विश्वविद्यालय में कोई भी समस्या हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर समस्या हल करने में मदद करूंगी, रेखा देशमुख ने ऊंची आवाज में कहा, जिससे यामिनी रेड्डी के साथ खड़ी लड़कियां चौंक गईं। ये देखकर वे तुरंत वहां से चली गईं। कला विभाग में कौन छात्र संघ की अध्यक्ष के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता था। यामिनी रेड्डी तुरंत अकेली रह गई और बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह गुस्से से कांप रही थी। उसे सच में यह उम्मीद नहीं थी कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में अर्जुन कपूर उससे भी अधिक शक्तिशाली निकलेंगे। अब यामिनी रेड्डी के पास कोई विकल्प नहीं था। हुंफ, देखते हैं आगे क्या होता है, ये कहकर वह जल्दी से घूमी और वहां से चली गई। धन्यवाद बहन रेखा, दिया पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जीजाजी कितने कमाल के हैं, उनका तो हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी नेटवर्क है। अब बताओ, क्या अब भी यामिनी रेड्डी अकड़ दिखाएगी? दिया पटेल ने अर्जुन कपूर को सम्मानपूर्वक देखा। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। अब वह वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन चुके थे। अगर मैं इस एसोसिएशन को हैदराबाद की सभी सुपरकार एसोसिएशनों में नंबर 1 बना दूं तो मेरा नेटवर्क और भी ताकतवर हो जाएगा। छात्रावास के अंदर रेखा देशमुख, मधु वर्मा और अन्य लड़कियों ने दिया पटेल का सामान अंदर ले जाने में मदद की। दिया पटेल ने अर्जुन कपूर से विदा ली। अब बस देखना था कि यामिनी रेड्डी कब और कैसे सबक सिखाने के लिए आती है। जैसे ही दिया पटेल अंदर गई, सिस्टम की आवाज़ गूंजी। टास्क पूरा। मिशन, दिया पटेल को हैदराबाद विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने में सहायता करें। बधाई हो, पैटेक फिलिप कंपनी के 10% शेयर प्राप्त हुए। शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपकी स्टडी में रखा गया है, कृपया जांच करें। बधाई हो, आपको 135 अनुभव अंक मिले। अब अर्जुन कपूर के पास पैटेक फिलिप के 75% शेयर थे। अब बस 25% शेयर और मिलने पर पैटेक फिलिप पूरी तरह से अर्जुन कपूर के नियंत्रण में आ जाएगा। दोपहर में सिस्टम ने एक और इनाम दिया। टास्क पूरा। 51वें दिन का इनाम, खर्च पर 1000 गुना रिबेट कार्ड, अधिकतम रिबेट सीमा 6 अरब। यह इनाम काफ़ी दिलचस्प है। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठीं। पहले भी उन्होंने 1000 गुना रिबेट कार्ड प्राप्त किया था, लेकिन उसकी सीमा कम थी। लेकिन इस बार अधिकतम रिबेट सीमा 6 अरब थी, यानी अगर वह 6 मिलियन खर्च करते तो 6 अरब की वापसी मिलती। इसका मतलब ये हुआ कि यह 6 अरब मुफ्त में मिल गए। सिस्टम वाले अमीरों का जीवन कितना सामान्य होता है। हर दिन कई छोटे लक्ष्यों के साथ संपत्ति बढ़ती रहती है। जब अर्जुन कपूर दोपहर का भोजन कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने अधीनस्थों से एक खबर मिली। बॉस, हमने लावण्या वर्मा की एजेंसी की पूरी स्थिति की जांच कर ली है। यह एक मध्यम आकार की कंपनी है, इसमें कोई खास ताक नहीं है। लावण्या वर्मा और हमारे बीच हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तें इस प्रकार हैं। अधीनस्थ ने अर्जुन कपूर को विस्तार से रिपोर्ट दी। रिपोर्ट सुनने के बाद अर्जुन कपूर ने इस छोटी कंपनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अब लावण्या वर्मा, जो एक विशेष प्रतिभा थी, अर्जुन कपूर के ग्रुप में शामिल होने वाली थी। रात के खाने के बाद अर्जुन कपूर ने लावण्या वर्मा को फ़ोन किया और उसकी राय पूछी कि क्या वह उनकी कंपनी में शामिल होना चाहती है। अगर लावण्या वर्मा सहमत होती तो अर्जुन कपूर उसकी एजेंसी से जुड़ी समस्या को हल करने में उसकी मदद करते। जब लावण्या वर्मा को पता चला कि अर्जुन कपूर उसकी एजेंसी की समस्या हल कर सकते हैं, तो वह थोड़ा असमंजस में पड़ गई। अध्यक्ष अर्जुन, मेरी एजेंसी से निकलने में बहुत परेशानी होगी और बहुत पैसा भी लगेगा। लावण्या वर्मा अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसने अर्जुन कपूर का अगला वाक्य सुना तो उसका पूरा मन तुरंत बदल गया। अध्याय 257। एक पीके में मैं कभी भी तुम्हें 1 मिलियन से अधिक दे सकता हूँ। तुम एक टूटे हुए अनुबंध को समाप्त करने के लिए कितना खर्च कर सकते हो? अर्जुन कपूर ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या? लावण्या वर्मा हैरान रह गई। अध्यक्ष अर्जुन, जो पीके खेलकर इतने कार्निवाल गिफ्ट्स कमाता है, वह सच में वही अमीर बॉस है जिसके पास कोई पैसा नहीं है? क्या वह आप ही हैं? लावण्या वर्मा बहुत हैरान और उत्साहित थी। चाहे वह सच में पैसे नहीं हैं नामक व्यक्ति हो या अध्यक्ष अर्जुन, लावण्या वर्मा दोनों के प्रति आभारी थी। अब जब उसे पता चला कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो वह अर्जुन कपूर के प्रति और भी ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करने लगी। अध्यक्ष अर्जुन, मैं आपकी कंपनी में शामिल होना चाहती हूँ। लावण्या वर्मा ने तुरंत निर्णय ले लिया। बधाई हो, तुमने सही निर्णय लिया है।
अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अब अपनी एजेंसी के वरिष्ठ प्रबंधन से संपर्क करो और उनसे अनुबंध समाप्ति के लिए मुआवजे पर बात करो। ठीक है। फोन रखने के बाद लावण्या वर्मा ने तुरंत अपनी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन से संपर्क किया। समझौते की बातचीत। 1 घंटे बाद अर्जुन कपूर और लावण्या वर्मा एक कॉफ़ी शॉप में मिले। पिछली बार के पीके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष अर्जुन। जैसे ही उसने अर्जुन कपूर को देखा, लावण्या वर्मा ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह अध्यक्ष नहीं, तुमने गलत कहा, इसे बॉस कहना चाहिए। कहते ही लावण्या वर्मा ने अपनी बात सुधार ली। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। जल्द ही लावण्या वर्मा की एजेंसी आयरीन एंटरटेनमेंट का एक वरिष्ठ अधिकारी वहां आ गया। लावण्या वर्मा, तुमने फ़ोन पर क्या कहा था कि तुम हमारी कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त करना चाहती हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर तुमने अनुबंध तोड़ा तो तुम्हें 50 मिलियन का मुआवजा भरना पड़ेगा। जैसे ही वह आया, एजेंसी के नेता ने लावण्या वर्मा को धमकी दी। असल में उनकी कंपनी की मुख्य आय का स्रोत यही था, इंटरनेट सेलिब्रिटीज और एंकर्स से अनुबंध तोड़ने का भारी मुआवजा लेना। इसी आधार पर वे हर साल करोड़ों कमाते थे। 50 मिलियन, तुम लोग सच में बड़े दिल वाले हो। लावण्या वर्मा की मासिक सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है और तुम उससे 50 मिलियन की भरपाई मांग रहे हो। अर्जुन कपूर ने व्यंग्य किया। तुम कौन हो? तुम हमारी कंपनी के कर्मचारी से बात कर रहे हो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? एजेंसी के नेता ने अधीरता से पूछा। मैं लावण्या वर्मा का नया बॉस हूं। अगर मुआवजे की बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? अर्जुन कपूर ने पलटकर जवाब दिया। ओह, ये सुनते ही एजेंसी के नेता के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अब उसे लगने लगा कि अर्जुन कपूर हलाल होने वाली भेड़ की तरह है। 50 मिलियन से कम कुछ नहीं। अगर तुम ये रकम चुकाते हो तो हम तुरंत अनुबंध समाप्त कर देंगे। एजेंसी के नेता ने कहा। 50 मिलियन नहीं, सिर्फ 5 लाख। जैसे ही सौदेबाजी शुरू हुई, अर्जुन कपूर ने कीमत सीधे 100 गुना घटा दी। असल में लावण्या वर्मा जैसी छोटी एंकर का वास्तविक मुआवजा सिर्फ 10-20 लाख के बीच था। 50 मिलियन तो बस उनका लालच था। भले ही अर्जुन कपूर के लिए 50 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह किसी को यूं ही फायदा उठाने नहीं देता था। क्या तुमने एक ही झटके में 5 लाख तक घटा दिया? एजेंसी के नेता ने विरोध किया, लेकिन उसने बैठक छोड़ने की कोशिश नहीं की। ये देखकर अर्जुन कपूर समझ गए कि उनकी सौदेबाजी सही दिशा में थी। अगर वाकई 50 मिलियन की मांग जायज़ होती तो इतनी बड़ी कटौती से एजेंसी का नेता अपमानित महसूस करता और तुरंत उठकर चला जाता। लेकिन अब वह अभी भी बैठा था, जिसका मतलब था कि उसकी वास्तविक उम्मीदें 50 मिलियन से कहीं कम थीं। ठीक है, तो 6 लाख कर देते हैं, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, बहुत कम है। 20 मिलियन, एजेंसी के नेता ने भी थोड़ा झुकते हुए जवाब दिया। अगर पैसा नहीं दोगे तो बात करने की जरूरत ही नहीं। भले ही लावण्या वर्मा यहाँ रहे और हमें नुकसान हो, फिर भी हम उसे नहीं जाने देंगे। एजेंसी के नेता ने धमकी दी। 20 मिलियन, हमारी कंपनी तो किसी आम स्टार को भी इतनी रकम में नहीं भर्ती करती। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मैं पेशेवरों को बुलाता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन कपूर ने ताली बजाई। ताली ताली ताली। पास की टेबल पर बैठे 2 व्यक्ति उठे और तेजी से चले आए। नमस्ते बॉस। वे श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के कानूनी विभाग से थे और अक्सर इसी तरह के मामलों को संभालते थे। जैसे ही वे आए, उन्होंने एजेंसी के नेता को कानूनी दृष्टिकोण से घेर लिया, जिससे वह घबरा गया। तुम लोग कौन हो? इतने पेशेवर कैसे हो? एजेंसी के नेता ने हड़बड़ाते हुए पूछा। हम श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के कानूनी प्रतिनिधि हैं। क्या श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप देश की शीर्ष 10 फिल्म और टेलीविज़न कंपनियों में से एक? ये सुनते ही एजेंसी के नेता घबरा गया। अगर तुम लोग इतनी बड़ी कंपनी से हो और तुमने अभी उसे बॉस कहा, तो क्या? एजेंसी के नेता ने अनुमान लगाते ही चौंक कर खड़े हो गए। क्या तुम सच में श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के मालिक हो? एजेंसी के नेता ने डरते हुए पूछा। क्या ये झूठ हो सकता है? अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मैंने आपसे इतना पैसा मांगने की हिम्मत कैसे की? एजेंसी के नेता ने तुरंत माफ़ी मांगी। ठीक है, बाजार दर के अनुसार 1 मिलियन दे दो और सौदा पक्का। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सहमति दी। फिर उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने अभी अभी 1000 गुना रिबेट कार्ड जीता था। 1 मिलियन खर्च करके 1 अरब वापस मिलेगा। ये सोचकर अर्जुन कपूर तुरंत सिस्टम में लॉग इन हो गए। अध्याय 258। जल्द ही अर्जुन कपूर ने डबल रिबेट कार्ड ढूंढा और उसे सक्रिय किया। सिस्टम सूचना। क्या आप डबल रिबेट कार्ड को सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ, अर्जुन कपूर ने बिना किसी झिझक के हाँ चुन लिया। डबल रिबेट कार्ड सक्रिय हो चुका है। रिबेट राशि 6 बिलियन। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपना फ़ोन चालू किया और सीधे दूसरी कंपनी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए।
डबल रिबेट कार्ड सक्रिय, खर्च 1 मिलियन, रिबेट 1 बिलियन। सिस्टम ने तुरंत संदेश भेजा और कुछ ही क्षणों में 1 अरब की रकम अर्जुन कपूर के बैंक खाते में आ गई। लखनऊ के चौधरी परिवार का हाल। वैसे क्या तुम्हें पता है कि लखनऊ के चौधरी परिवार की क्या स्थिति है? अपने खाते में 1 अरब देखते ही अर्जुन कपूर को अचानक लखनऊ चौधरी परिवार की याद आ गई। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन कपूर अपनी ही योजनाओं में व्यस्त थे और उन्होंने लखनऊ चौधरी परिवार पर ध्यान नहीं दिया था। उनका और लखनऊ चौधरी परिवार का समझौता ये था कि अगर वह चौधरी परिवार की मुख्य शाखा को फिर से परिवार का मुखिया बनने में मदद करेंगे तो बदले में उन्हें कुछ अरब रुपये की पूंजी मिलेगी। पूंजी हमेशा संपत्ति से अधिक मूल्यवान होती है। अब उन्हें लखनऊ चौधरी परिवार के उत्तराधिकारी से संपर्क करना था। समझौता पूरा। बॉस अर्जुन, मुझे पैसे मिल गए हैं। आपसे काम करना बहुत अच्छा रहा। पैसे प्राप्त होते ही एजेंसी के नेता खड़ा हुआ। अर्जुन कपूर ने उसे हल्का सा सिर हिलाकर विदा किया। अलविदा बॉस अर्जुन। लावण्या वर्मा ने अपने पुराने एजेंसी मैनेजर को जाते देखा और राहत की सांस ली। अब परेशानी पूरी तरह खत्म हो गई थी। धन्यवाद बॉस। लावण्या वर्मा ने खड़े होकर अर्जुन कपूर को झुककर धन्यवाद दिया। अब जब तुम्हारी पुरानी कंपनी की समस्या हल हो गई है तो अब हमें अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए। ये कहते हुए अर्जुन कपूर ने श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के कानूनी प्रतिनिधि की ओर देखा। उन्होंने 2 अनुबंध टेबल पर रखे। जैसा कि पहले तय हुआ था, हम तुम्हें वार्षिक वेतन 10 लाख रुपये देंगे। तुम श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप की अनुबंधित कलाकार बनोगी। अर्जुन कपूर ने आगे कहा, ये 10 लाख रुपये की सैलरी सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करती हो, तुम्हारे गाने हिट होते हैं या तुम एक बड़ी गायिका बनती हो तो तुम्हारी कमाई निश्चित रूप से बढ़ेगी। तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा। 10 लाख वार्षिक वेतन। लावण्या वर्मा चौंक गई। पहले तो उसके पास वार्षिक वेतन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसे सिर्फ 10,000 रुपये प्रति माह मिलते थे। और अब अर्जुन कपूर ने उसे सीधे 10 लाख का वार्षिक वेतन दे दिया। यही अंतिम निर्णय है। अब से बस कंपनी के नियमों का पालन करो, मेरी योजनाओं के अनुसार काम करो और इस वेतन के योग्य बनो। अर्जुन कपूर ने दृढ़ता से कहा। भविष्य में लावण्या वर्मा द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक आय इस 10 लाख के वेतन से कई गुना अधिक होगी। धन्यवाद बॉस, आपके विश्वास के लिए। मैं मेहनत से काम करूंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। लावण्या वर्मा बेहद कृतज्ञ महसूस कर रही थी। सीखने का समय। बॉस, अब मुझे क्या करना होगा? लावण्या वर्मा नई चुनौती के लिए तैयार थी। जो करना है पहले सीखो, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। सीखना? लावण्या वर्मा को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसे लगा था कि आते ही उसे कठिन कार्य सौंपे जाएंगे, लेकिन अर्जुन कपूर ने उसे पहले सीखने के लिए कहा। हाँ, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी गायकी औसत से बस थोड़ी ही बेहतर है। तुम अभी एक पेशेवर गायिका के स्तर तक भी नहीं पहुंची हो। तुम्हें पहले अपने स्तर को सुधारने की जरूरत है। जब तक तुम पेशेवर स्तर तक नहीं पहुंचती, तब तक आगे कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे पास सही गायन कौशल और तुम्हारी अद्भुत आवाज़ का संयोजन होगा, तब मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेजूंगा। समझ गई बॉस, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। लावण्या वर्मा ने तुरंत सहमति जताई। अगली योजना। इसके बाद लावण्या वर्मा को कंपनी के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ भेज दिया गया। अर्जुन कपूर ने कॉफ़ी की एक चुस्की ली और तुरंत एक कॉल किया। पहली कॉल लखनऊ चौधरी परिवार को नहीं, बल्कि ज्योति चौहान को की। ज्योति चौहान दिल्ली विश्वविद्यालय की टैलेंटेड ग्रेजुएट थी, जिसे पहले अर्जुन कपूर ने मुंबई में ही छोड़ दिया था। ज्योति चौहान इंटरनेट पर अर्जुन कपूर द्वारा खोजी गई पहली प्रतिभाशाली महिला थी। अपना सामान पैक करो और जल्द से जल्द हैदराबाद आ जाओ, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। ज्योति चौहान पहले एक छोटी कंपनी में प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन अब वह श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के लिए काम करेगी। अगर वह रेयान ग्रुप में अपनी जगह बना लेती है तो भविष्य में उसे पैटेक फिलिप या टिफिनी एंड कंपनी में भेजा जाएगा। समझ गई बॉस, मैं जल्द से जल्द हैदराबाद आऊंगी, ज्योति चौहान ने जवाब दिया। लखनऊ चौधरी परिवार की स्थिति। इसके बाद अर्जुन कपूर ने लखनऊ चौधरी परिवार से संपर्क किया। मिस्टर अर्जुन, इस समय दोनों पक्ष शांति की अवधि में हैं, लेकिन दोनों अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। जल्द ही अंतिम युद्ध होगा और जो भी जीतेगा वह पूरे चौधरी परिवार पर नियंत्रण कर लेगा। दूसरी शाखा शक्तिशाली सहयोगियों की तलाश कर रही है। हमें कुछ सुराग मिले हैं। मुझे लगता है कि अंतिम संघर्ष अगले कुछ दिनों में होगा। उस समय हमें आप पर निर्भर रहना होगा। सब कुछ आसानी से हो जाएगा। जब समय आएगा मुझे संपर्क करना, अर्जुन कपूर ने कहा। कुछ अरब की पूंजी के लिए अर्जुन कपूर इस मामले को खुद देखेंगे। एक महत्वपूर्ण जगह की यात्रा। फोन रखने के बाद अर्जुन कपूर खड़े हुए और वहां से निकल गए। लेकिन इस बार वह होटल नहीं लौटे, बल्कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह की ओर रवाना हुए। अध्याय 259। कुछ मिनटों बाद अर्जुन कपूर वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन पहुंच गए।
पिछले कुछ समय में जो भी बड़े काम सफलतापूर्वक हुए उनमें वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान था। मानव नेटवर्क एक अद्भुत शक्ति है और यह बहुत उपयोगी होता है। अब अर्जुन कपूर का लक्ष्य वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन को हैदराबाद के 6 बड़े सुपरकार एसोसिएशनों में नंबर 1 बनाना था। अगर वह ऐसा कर लेते हैं तो उनकी पहुंच और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता इतनी ताकतवर हो जाएगी कि जब वह रेड्डी परिवार पर पूरी तरह हमला करेंगे तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन का विस्तार। अध्यक्ष, आप आ गए। नमस्ते अध्यक्ष। स्वागत है अध्यक्ष। अर्जुन कपूर को देखकर एसोसिएशन के सदस्य उनके पास आकर उनका स्वागत करने लगे। अब वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन में उनकी एक अलग ही पहचान बन चुकी थी। अध्यक्ष, गौरव देशमुख भी उनके पास आए। हाँ, तुम्हें जो कोनिग्सेक चाहिए था, मैंने कोनिग्सेक कंपनी से संपर्क कर लिया है। जल्द ही गाड़ी शिप कर दी जाएगी। अर्जुन कपूर ने कहा। यह एक प्रचार रणनीति थी ताकि नए लोग एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आकर्षित हों। धन्यवाद अध्यक्ष। गौरव देशमुख ये सुनकर बहुत खुश हुए। अध्यक्ष, क्या ये सच है कि आप कोनिग्सेक कंपनी के मालिक हैं? ये सुनकर आसपास खड़े अन्य सदस्य भी उत्साहित हो गए और पास आ गए। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि अर्जुन कपूर ही कोनिग्सेक के मालिक हैं, लेकिन किसी को इसकी पुष्टि नहीं थी। अब जब कोनिग्सेक का नाम लिया जा रहा था, सभी इसे लेकर और भी उत्सुक हो गए। हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अध्यक्ष कमाल के हैं। अब कोई भी हमारी वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन को हल्के में नहीं लेगा। हमारे अध्यक्ष कोनिग्सेक के मालिक हैं। अब हमारा नाम सुनकर दूसरे लोग जलेंगे। एसोसिएशन के सभी सदस्य जोश में भर गए और गर्व से चर्चा करने लगे। नए सदस्यों की भर्ती। मैंने निर्णय लिया है कि अब से हम एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे। अगर कोई पूछे तो उनसे कहो कि वे हमारी एसोसिएशन में शामिल हो सकते हैं। भविष्य में गौरव देशमुख की तरह उन्हें भी कोनिग्सेक मुफ्त में पाने का मौका मिल सकता है। अर्जुन कपूर ने ऊंची आवाज में घोषणा की। ये सुनकर पूरा माहौल और ज्यादा उत्साहित हो गया। जैसे ही यह खबर फैलेगी, वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने एसोसिएशन के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को बुलाया। उन्होंने समझाया कि नए सदस्यों की भर्ती सख्त जांच के बाद की जाएगी। हालांकि अर्जुन कपूर एसोसिएशन का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे बिना जांच के किसी को भी शामिल कर लेंगे। समझ गए अध्यक्ष। सभी वरिष्ठ सदस्य सहमत हुए। यामिनी देशमुख को एसोसिएशन में शामिल करना। इसके अलावा तुम लोग हैदराबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग की छात्र संघ अध्यक्ष रेखा देशमुख को निमंत्रण भेजो। उसे हमारी एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करो। ये काम मधु वर्मा को करने दो। अर्जुन कपूर ने आगे कहा। मधु वर्मा ने पहले बताया था कि रेखा देशमुख हमेशा वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, इसलिए वह केवल पॉश 718 जैसी एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार ही खरीद पाई थी। आज उसने दिया पटेल की मदद की थी, इसलिए अर्जुन कपूर ने उसे शामिल करने का निर्णय लिया। इसके अलावा अगर रेखा देशमुख एसोसिएशन में शामिल होती तो वह भविष्य में हैदराबाद विश्वविद्यालय में दिया पटेल का भी ध्यान रख सकती थी। जी अध्यक्ष, मैं इसे अभी संभालता हूँ। गौरव देशमुख तुरंत इसे पूरा करने के लिए चले गए। भाई वैदेही देशमुख का आमंत्रण। शाम के 5 या 6 बजे जब अर्जुन कपूर एसोसिएशन से बाहर निकले तो अचानक उनके पास एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। यह कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद की मशहूर हस्ती भाई वैदेही देशमुख थीं। माफ़ कीजिए मिस्टर अर्जुन, मैं आपको अपने मनों में चाय के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन बिजनेस की वजह से हैदराबाद से बाहर जाना पड़ा। मैं आज ही लौटी हूँ। क्या आप आज रात मेरे मनों में डिनर के लिए आ सकते हैं? भाई वैदेही देशमुख ने विनम्रता से पूछा। वह पिछली बार अर्जुन कपूर से मिलने के बाद से ही उन्हें बेहतर जानने की इच्छुक थीं, लेकिन कुछ जरूरी कामों की वजह से वह उन्हें पहले आमंत्रित नहीं कर पाई थीं। अब जब वह वापस आ गई थीं तो उन्होंने चाय के बजाय डिनर का आमंत्रण दिया। डिनर पर बात करना ज़्यादा प्रभावी रहता है और वह विशेष रूप से अपने निजी वाइन सेलर से कुछ बेहतरीन शराब निकाल कर लाई थीं। उनका उद्देश्य अर्जुन कपूर को मदहोश करना और उसकी असली मंशा जानना था। सिस्टम का नया मिशन। जैसे ही भाई वैदेही देशमुख ने आमंत्रण दिया, सिस्टम की आवाज़ आई। टास्क जारी, अस्थायी मिशन जारी। भाई वैदेही देशमुख के निमंत्रण को स्वीकार करें और रात्रिभोज में शामिल हों। टास्क के नाम, टॉप लेवल ड्रिंकिंग स्किल। आप कितना भी पिएं, नशे में नहीं होंगे। अनुभव इनाम 137 अनुभव अंक। क्या टॉप लेवल ड्रिंकिंग स्किल? यह अर्जुन कपूर के लिए बहुत उपयोगी था। बिजनेस दुनिया में सोशलाइजिंग और शराब पीना अनिवार्य होता है। अब वह जितनी चाहे शराब पी सकते थे, लेकिन कभी नशे में नहीं आएंगे। ठीक है, मैं भाई वैदेही देशमुख का निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। सिस्टम अपग्रेड के करीब। फ़ोन रखने के बाद अर्जुन कपूर ने पहले सिस्टम खोला। अब तक उन्होंने कई मिशन पूरे कर लिए थे।
सिस्टम स्तर लेवल 2 401760 40 अंक। अब सिर्फ एक तिहाई अंक बाकी थे और सिस्टम लेवल 3 तक अपग्रेड हो जाता। एक बार सिस्टम लेवल 3 तक पहुंच जाता तो पुरस्कार और भी अधिक प्रभावशाली हो जाते। भाई वैदेही देशमुख के मनों की ओर प्रस्थान। इस ऊर्जा के साथ अर्जुन कपूर ने भाई वैदेही देशमुख द्वारा भेजी गई लोकेशन खोली और कार से सीधे उनके मनों की ओर रवाना हो गए। अध्याय 260। जब अर्जुन कपूर पहुंचे तो भाई वैदेही देशमुख की युवा प्रबंधिका रोंग जी दरवाजे पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। मिस्टर अर्जुन आ गए, स्वागत है। हमारी मालकिन अंदर काफी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, कृपया अंदर आइए। युवती ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया और अर्जुन कपूर को अंदर आमंत्रित किया। 2 मिनट बाद अर्जुन कपूर ने भाई वैदेही देशमुख को देखा। आज भाई वैदेही देशमुख ने एक आकर्षक लाल पोशाक पहनी थी जो उनकी मोहक शख्सियत को और निखार रही थी। मिस्टर अर्जुन का स्वागत है। भाई वैदेही देशमुख ने मुस्कुराते हुए अर्जुन कपूर का स्वागत किया। बॉस भाई, अर्जुन कपूर ने हल्का सिर हिलाया। यह एक कांटों भरी जहरीली गुलाब थी और अर्जुन कपूर इसे हल्के में लेने वाले नहीं थे। दोनों पक्ष बैठ गए। भाई वैदेही देशमुख ने नौकरों को इशारा किया और उन्होंने पहले से तैयार व्यंजन लाकर टेबल पर रख दिए। शराब पीने की परीक्षा। मुझे नहीं पता कि मिस्टर अर्जुन कितनी शराब पी सकते हैं, भाई वैदेही देशमुख ने अचानक पूछा। मैं थोड़ी बहुत पी सकता हूँ, अर्जुन कपूर ने सच कहा। इस समय उन्होंने अभी तक मिशन पूरा नहीं किया था, इसलिए उनकी पीने की क्षमता सामान्य से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन कोई खास नहीं। लेकिन अगर मिशन पूरा हो जाए तो फिर थोड़ी बहुत शराब का मतलब लाखों गिलास हो सकता है। क्या संयोग है, मैंने हाल ही में कुछ बेहतरीन शराब मंगवाई है मिस्टर अर्जुन, क्यों न हम इसे साथ मिलकर चखें, भाई वैदेही देशमुख ने कहा और एक तरफ से लाखों रुपए की कीमत वाली 2 बोतलें उठाकर लाईं। उन्होंने खुद अर्जुन कपूर के लिए शराब डाली। सबसे पहले मिस्टर अर्जुन का हैदराबाद में स्वागत है। भाई वैदेही देशमुख ने शराब का गिलास उठाया। धन्यवाद। अर्जुन कपूर ने भी गिलास उठाया। जैसे ही अर्जुन कपूर ने गिलास उठाया, सिस्टम की आवाज़ गूंजी। सिस्टम मिशन पूरा हुआ। डिंग। भाई वैदेही देशमुख के निमंत्रण को स्वीकार करें और रात्रिभोज में शामिल हों। मिशन पूरा हुआ। पुरस्कार, शीर्ष स्तर की शराब पीने की क्षमता, 1000 गिलास पीने के बाद भी नशा नहीं होगा। अनुभव पुरस्कार, 137 अनुभव अंक। मदहोश करने की चाल उल्टी पड़ गई। अचानक अर्जुन कपूर के शरीर में जबरदस्त बदलाव आया। कुछ सेकंड के भीतर उनकी शराब पीने की क्षमता सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई और अब शराब पीना उनके लिए पानी पीने जैसा हो गया। भाई वैदेही देशमुख ने शराब का पूरा गिलास खत्म किया और अर्जुन कपूर की ओर देखा। अर्जुन कपूर ने भी बिना झिझक पूरा गिलास पी लिया। मिस्टर अर्जुन की क्षमता बहुत अधिक है। भाई वैदेही देशमुख मुस्कुराए। उन्हें लगा कि अर्जुन कपूर धीरे धीरे उनके जाल में फंस रहे हैं। अगर वह ज्यादा पी लेंगे तो वह जो भी पूछेंगी उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली जाल में वह खुद फंसने वाली थीं। एक के बाद एक शराब की बोतलें खत्म होती गईं। अर्जुन कपूर ने खुद पहल करके शराब डाली। पिछली बार आपकी टीम ने हमारी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। ये कहते हुए अर्जुन कपूर ने एक ही घूंट में पूरा गिलास खत्म कर दिया। मिस्टर अर्जुन बहुत विनम्र हैं। भाई वैदेही देशमुख ने भी गिलास उठाया और पूरा पी गईं। उन्होंने सोचा था कि धीरे धीरे अर्जुन कपूर को मदहोश करेंगी, लेकिन वह तो खुद इस जाल में फंस गईं। कुछ ही देर में पहली बोतल खत्म हो गई। अर्जुन कपूर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जैसे उन्होंने कुछ भी न पिया हो। लेकिन भाई वैदेही देशमुख का चेहरा लाल पड़ने लगा था। तीसरी बोतल खत्म होते ही भाई वैदेही देशमुख पूरी तरह नशे में आ गईं। अर्जुन कपूर वहीं आराम से खाना खा रहे थे। भाई वैदेही देशमुख ने खुद अपनी साजिश उजागर कर दी। मिस्टर अर्जुन सच में बहुत ज़बरदस्त शराब पीने वाले हैं। मैंने सोचा था कि मैं मिस्टर अर्जुन को मदहोश कर दूंगी, उनसे कुछ राज उगलवा लूंगी और परख लूंगी, पर मैं खुद पहले ही नशे में आ गई। भाई वैदेही देशमुख नशे में लड़खड़ाते हुए बोलीं। अर्जुन कपूर यह सुनकर हंसी रोक नहीं पाए। शराब पीकर ज्यादा बोलना सही नहीं होता। अब भाई वैदेही देशमुख को सच्चाई उगलवाने का सही समय था। अहम सवाल, भाई साहब आपने मुझे इतनी अहमियत क्यों दी? इसका कोई कारण या मकसद है? अर्जुन कपूर ने सीधे मुद्दे पर वार किया। मिस्टर अर्जुन, भाई वैदेही देशमुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चूंकि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं सब कुछ बता देती हूँ। मेरी पहुंच बहुत बड़ी है और मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। उनके वेतन और अन्य खर्चों के लिए बहुत पैसा चाहिए। इसके अलावा हमें मुंबई में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा पूंजी चाहिए। इसलिए मैं एक ऐसे सहयोगी की तलाश में थी जिसके पास मजबूत वित्तीय संसाधन हो। मुझे पता चला कि मिस्टर अर्जुन आप पैटेक फिलिप के मालिक हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको परखूं कि क्या आप मेरे सहयोगी बनने के योग्य हैं। एक शक्तिशाली गठबंधन बनने की संभावना। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठीं। यह एक बेहतरीन अवसर था। उनके पास असीमित वित्तीय संसाधन थे।
लेकिन अभी तक वह हैदराबाद में नए थे और उन्हें यहाँ ज़रूरी नेटवर्क की कमी थी। दूसरी ओर भाई वैदेही देशमुख का नेटवर्क पूरे हैदराबाद और मुंबई में फैला था, लेकिन उन्हें वित्तीय शक्ति की आवश्यकता थी। अगर यह साझेदारी बनती है तो ये दोनों के लिए फायदेमंद होगी, शक्ति और धन का सही संतुलन। लेकिन सवाल ये था कि क्या भाई वैदेही देशमुख भरोसेमंद थीं? क्या वह चालाक और विश्वासघाती इंसान थीं? ये जानने के लिए अर्जुन कपूर ने उनसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा।